अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, आज हम कनाडा हाइलाइट्स में कनाडा के अहम मौजूआत आपके सामने रखेंगे और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेश आने वाला सबसे अहम वाकया जो कि कनाडा के ओंटारियो लंदन में पेश आया और दहशतगर्दी के इस वाकये के नतीजे में जहां कैनेडियन पीपल और कैनेडियन पॉलिटिशियंस भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, वहीं पूरी दुनिया में इस वाकये पर मजम्मत का इजहार किया जा रहा है। वाकया कुछ यूं है, दहशतगर्दी से मुताल्लिक कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रोंद दिया गया है और ये टारगेटेड तरीके से जो है कार्रवाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया कनाडा के शहर लंदन ओंटारियो में पेश आया, जिसमें जाँ बहक अफराद में एक मर्द और खवातीन और एक बच्ची भी शामिल है, जबकि इस वाकये में एक कमसिन बच्चा जख्मी हुआ है जो इस वक्त तक कहा जा रहा है कि तशवीशनाक हालत में है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे, जाँ बहक अफराद में उम्र रसीदा एक खातून भी थी और फिजियोथेरेपिस्ट उनका बेटा सलमान था, जबकि उनकी बहू और कमसिन पोती जाँ बहक हो गई है, जबकि 9 बरस का उनका पोता शदीद जख्मी है। ये फैमिली जो कि एक मुस्लिम फैमिली है और लंदन ओंटारियो में ये रिहाइश पजीर थी और लाहौर पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इस खानदान को ट्रक से रोंद दिया गया है और दहशतगर्दी और मजहबी तासुब में मुब्तला एक शख्स ने यह कार्रवाई की है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो चीजें प्राइम कनाडा टीवी तक पहुंची हैं और हम अपने नाजरीन को बता रहे हैं, उसमें यही बताया गया है कि ये शख्स कैनेडियन सिटीजन है और वीडियो लिंक के जरिए ये अदालत में पेश भी किया गया और उस पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्जाम आयद कर दिया गया है और इस वक्त अदालत में मामला ज़ेरे गौर है और ज़ेरे समात है। हमला मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का वाकया सामने आने की सूरत में बताया जा रहा है और इस किस्म के पैदर पे पैदा होने वाले वाकयात इंटरनेशनली बुनियाद पर इस पूरे वाकये का शाखसाना बताए जा रहे हैं। और यह भी कहा गया है कि पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी के इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे अटैक को उसे नफरत अंगेजी का एक वाकया यानी हेट टू मुस्लिम्स करार दिया है। ओंटारियो में लंदन पुलिस का यह भी कहना है कि बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत यह हमला किया गया और हमला आवर पर फर्स्ट डिग्री कत्ल के इल्जामात आयद किए गए हैं, जबकि मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात का भी जायजा लिया जा रहा है। और यह भी बताया गया है कि जाँ बहक होने वाले 46 साल सलमान जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उनकी 44 साल बीवी जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन में पीएचडी की तालिबा थी, जबकि सलमान की 74 साल वालदा जो कि एक बूढ़ी औरत थी, पाकिस्तान से विजिट वीजे पर वो कनाडा आई हुई थी और इस वाकये में सलमान की 15 साल की बेटी भी जाँ बहक हुई है, जबकि उसका एक बेटा जिसकी उम्र 9 साल बताई गई है वो शदीद जख्मी है। कनाडा में इस वक्त इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है और प्राइम मिनिस्टर कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से ये बात कही गई है कि इस्लामोफोबिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब दहशतगर्दी के इस वाकये में पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम कम्युनिटी को भी तशवीश का शिकार भी जाहिर किया जा रहा है और उनकी जानिब से तशवीश का इजहार भी किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि लंदन ओंटारियो वाकये ने मुझे हिलाकर रख दिया है। नफरत अंगेज वाकये का शिकार अफराद के लिए लवाहिकीन से उन्होंने ताजियत भी किया। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ खड़े हैं। लंदन समेत मुल्क भर की तमाम मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि इस्लामोफोबिया के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और हम यानी उनकी हुकूमत कनाडा के अंदर इसको खत्म करके ही दम लेगी। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम्स, इनकी जानिब से भी मजम्मत का इजहार किया गया है और लंदन ओंटारियो में होने वाले इतवार की शाम को पेश आने वाले इस वाकये पर शदीद मजम्मत का इजहार किया गया है। इतवार की शाम वॉक पे निकले हुए इस मुस्लिम खानदान पर खौफनाक तरीके से हमला किया गया और कनाडा के मुसलमानों की कौमी काउंसिल, जिसको नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम्स कहा जाता है NCCM, वो उन्होंने बताया कि ये एक खौफजदा करने का अमल है और इंसाफ का मुतालबा ये है कि इस मुलजिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस हमले के नतीजे में कुंबे के 4 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि एक शख्स यानी एक बच्चा जो है वो इस वक्त जेर इलाज है और हमला आवर को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका क्योंकि अदालती कार्रवाई इस वक्त जारी है। यह भी बताया गया है नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम्स की जानिब से कि एक शख्स मुबैना तौर पर अपनी कार में सवार हुआ, यानी अपने ट्रक में वो सवार हुआ था और उसने एक मुसलमान खानदान को सड़क पे चलते हुए देखा और फैसला किया कि वो जिंदा रहने के मुस्तहक नहीं है, यानी उन्हें कत्ल कर दिया जाए और वो यही चाहता था, जबकि वो उनको जानता नहीं था। सिर्फ उसने ये देखा कि वो एक मुस्लिम
फैमिली है और उसने उन पर अटैक किया। एनसीसीएम ने कहा कि कनाडा की सरजमीन पर एक दहशतगर्दी का हमला है और इस तरह का सुलूक नहीं होना चाहिए था। एनसीसीएम के सीईओ मुस्तफा फारूक ने यह कहा कि हम हुकूमत से दहशतगर्दों के इल्जामात पर गौर करने समेत कानून की मुकम्मल हद तक हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और अल्बर्टा में खवातीन, IMO और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरीके से मस्जिद में कत्ल गारतगरी होने वाले वाकयात और क्यूबिक सिटी में मस्जिद में कत्लेआम और इस तरह के और भी वाकयात जो माजी में पेश आए हैं उनका भी जिक्र किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि एक फैमिली को इस तरीके से निशाना बनाना तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक खौफ फैलाने की अलामत है। इस्लामोफोबिया की वजह से इस वक्त कैनेडियन मुआशरा एक बहुत ही बेहतरीन इमेज को जाया कर रहा है और ये एक दुख है जो एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। लेकिन इस दुख की बुनियाद पर जहां हम इंसाफ के लिए खड़े हों वहीं हमें तब्दीली के लिए भी खड़ा होना होगा, ये फारूक मुस्तफा की जानिब से कहा गया है। दूसरी जानिब ओंटारियो के अंदर लंदन में जिस मकाम पर यह वाकया पेश आया वहां पर और इसके अलावा दीगर सिटीज में भी, टोरंटो में भी, मॉन्ट्रियल में भी मुस्लिम कम्युनिटीज ने इजहार यकजहती किया है और उन्होंने यादगार पर फूल रखे हैं, कहीं पर शमएं रोशन हुई हैं और कनाडा के तमाम मुस्लिम्स ही जो हैं इस्लामोफोबिया के इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज उस तरीके से तो नहीं कर रहे लेकिन इजहार यकजहती से वो ये अलामत जरूर जाहिर कर रहे हैं कि इस किस्म के वाकयात नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इस वाक़े के खिलाफ खुद खड़ी हुई है और इस वाक़े के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कैनेडियन पॉलिटिशियंस की जानिब से, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर कनाडा की जानिब से ये बात कही गई है। और ये एक सिर्फ कहने वाली बात नहीं है बल्कि कैनेडियन गवर्नमेंट इस पर अमली तौर पर काम भी करेगी। कनाडा लंदन में पेश आने वाले इसी वाक़े के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कनाडा से हमारे साथ बराह रास्त हैं जनाब बशीर हुसैन साहब। उनसे हम इस पर तज्जिया भी लेंगे, उनकी राय भी जानेंगे और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो इस वक्त ये बातें हो रही हैं उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है कि किस तरीके से इसका खात्मा किया जा सके, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भी ये कहा गया है कि इस्लामोफोबिया को हरगिज तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कनाडा को एक पुरअमन मुल्क के तौर पर बना के दिखाएंगे और साबित भी किया है। बहुत शुक्रिया बशीर हुसैन साहब, आपने प्राइम कनाडा टीवी के लिए वक्त निकाला और आपका बेहद शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक अंधोनाक वाकया जैसे दहशतगर्दी का वाकया करार दिया जा रहा है कि एक मुस्लिम फैमिली को कुचल दिया गया और बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ये बहुत ही नागवार और बहुत ही नाखुशगवार वाकया हुआ है जिसपे जस्टिन ट्रूडो जो है प्राइम मिनिस्टर उस पे एक्शन लेने के लिए तैयार है और उन्होंने जो है उसके ऊपर अपना स्टेटमेंट भी इशू किया है। हमको चाहिए कि तमाम पाकिस्तानी हजरात, मुसलमान खुसूसन पूरे कनाडा के, हम शुद्ध मुत्तहिद हों और उसके ऊपर इस्लामी फोबिया के खिलाफ हम जो है आवाज उठाएं। इस्लामी फोबिया कई जमाने से जो है चले आ रहा है और 9/11 के बाद बहुत ज्यादा हो गया और उसको जो है हम उजागर करना चाहिए और उसको अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए तमाम मुसलमानों की कि भाई के इसको कि गवर्नमेंट का साथ दे और गवर्नमेंट इस पे जो है एक्शन ले। बशीर साहब ये बताइएगा कि इस्लामोफोबिया के हवाले से जो ये बातें हो रही हैं और अक्सर व बेशतर हम इस किस्म के वाकयात यूरोप में देखते हैं, अमेरिका से ये खबरें आती हैं और अब कनाडा से भी ये खबर आई, तो क्या आपको लग रहा है कि ये पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म का ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये प्रोपेगेंडा जो है कोई 1970s में शुरू हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। कई एक गवर्नमेंट जो है, इवन जस्टिन ट्रूडोज फादर पियर एले ट्रूडो आल्सो ही ट्राइड एंड वो जो है दूसरी चीज़ों में तब्दील हो गया उसके बाद। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने बहुत कोशिश किए और वो कोशिश करते रहे। उसके बाद भी मिस्टर क्रेचिया और पॉल मार्टिन जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे ये लोग भी कोशिश किए, लेकिन कोशिश जो है करने से और उसको कंटिन्यूएशन नहीं रहा उसमें। जब कंटिन्यूएशन नहीं रहता तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स आके उसको फिर शुरू से शुरू करना चाहते और मिनिस्टर्स बदल जाते तो उनके जो है तमाम एम्स बदल जाते। उसी वजह से बहुत मुश्किल हो गई कि ये हमेशा पीछे चलते रहा। कनाडा जो है वॉज ए वेरी सेफ कंट्री और कोई प्रॉब्लम नहीं थे यहाँ पर, लेकिन 9/11 के बाद से ये प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हुआ और 9/11 के बाद से जो है जो अमेरिका में जो हुआ है वो तो सबके सामने मौजूद है और उसकी वजह से अमेरिका में जो प्रोपेगेंडा हुआ मुसलमानों के खिलाफ में, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी असर पड़ा
اور چنانچہ جیسا کوبیک سٹی میں جو کچھ ہوا اور دوسری جگہوں پہ ہوا، اب اس میں جو ہے مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر بولتے ہیں نا، وہ پرانی مسل مشہور ہے کہ ہم موو کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہی چیز جو ہے ان کے پاس ہوتی ہے. یہ لوگ کرتے ہیں تو ہمارا پریس بھی جو ہے ہمارے خلاف رہتا ہے. پریس جو ہے بہت اچھالتا نہیں ہے ان چیزوں کو. پریس اچھالتا ہے اگر ہم کوئی چیز میں جو جویش کے یا کسی کے خلاف بولے، کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کو فوراً ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ اسلامی فوبیا کو یہ لوگ جو ہے زیادہ سپورٹ نہیں کرتے. یہ جو ہے کافی کوشش اس پہ کرنی چاہیے. چنانچہ عمران خان بھی جو ہے یونائٹڈ نیشن میں اس پہ اسپیچ دیے اور اس کے جو ہے پورے وہ بتائے کہ بھائی کہ اس کے پروز اینڈ کانس کیا ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس پریس جو ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی ان کا کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس، تو اس وجہ سے ہمارے کو مشکل ہو جاتی ہے. اور اگر وہ مشکل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت ہی پرابلمز ہو جاتے. اور نئی جب گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں جو ہے پھر وہ لوگ شروع سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ دوسری گورنمنٹ پہ جو ہے بلیم کرتے ہیں. یہ وجہ سے جو ہے ہمارا اسلامی فوبیا کا جو معاملہ ہے وہ پیچھے رہ جا رہا ہے ہمیشہ. بشیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ بڑی چیزیں تیز ہو چکی ہیں کہ جتنے بھی ممالک کے ہائی کمیشنز ہیں وہاں پر ایمبیسیز میں اور سفارتکاروں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ کوارڈینیٹ کریں. کچہریوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے تو اب اس معاملے کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ریس کیا جائے گا، یا اس میں پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی سفارتکار کونسل جنرل اپنا کیا رول پلے کریں گے؟ دیکھیے، معافی چاہتا ہوں، میں یہاں پہ 57 ایئر سے ہوں. کتنے ہائی کمشنرز آئے چلے گئے، کتنے کونسل جنرلز آئے چلے گئے. کسی نے بھی ان لوگوں کو، وہ لوگ کمیونٹی سے کوئی وابستہ نہیں ہے ان کا. وہی لوگوں کی بات سنتے ہیں جو صبح سے شام تک ہائی کمیشن میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے ان کے ہائی کمیشن کے کان بھرتے. ہائی کمیشن صاحب کو یہ پتا نہیں ہے کہ نیشنل فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈین جو 1980 میں بنائی گئی تھی، 1970 میں 78 80 میں بنائی گئی تھی، ابھی تک قائم ہے. اور اسی کی وجہ سے اردو جو ہے چیئر جو ہے میگل یونیورسٹی میں قائم ہے. ہائی کمیشن صاحب کو یہ پتا نہیں تھا. کچھ لوگوں نے ان کو جو ہے غلط سلط باور کرا دیا. ہائی کمیشنر صاحب سن لیے. ہائی کمشنر جو ہے یہ آتے ہیں اپنے اپنے رسوخ سے آتے ہیں اور وہ اپنے 3 سال مکمل کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. بعض تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کینیڈا میں تقریباً 8 یا 9 ہائی کمشنرز ہیں جو واپس نہیں گئے اور یہاں پر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا کام یہ ہے کہ صرف وہ آتے ہیں، اپنا ٹائم گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یقین مانیے عمر صاحب، میں تو تھک گیا بول بول کے. ہائی کمیشن سے ملتے ٹائم نہیں دیتے، ہمارے کو ملتے نہیں ہیں. عوام میں پاکستانی کمیونٹی تو میں آتے نہیں ہیں، صرف وہ آتے ہیں، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. یا اگر آپ ان کو فنکشن میں بلاتے ہیں تو آتے ہیں، نہیں آتے. میں یقین مانیے کہ میں ابھی بھی نیشنل فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈین کا سیکرٹری ہوں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن ہائی کمیشن صاحب ملنا نہیں چاہتے. اب کیا بولیں گے؟ اب ہم کس کو بولیں گے؟ ہم شکایت کرنا نہیں مناسب سمجھتے. یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہے. اور آپ کا بالکل صحیح خیال ہے، مختار صاحب بہت کوشش کرتے ہیں اسلامی فوبیا پہ. ہم کو کام کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے بہت کام کرنا ہے اس پہ، مگر یہ کہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بشیر صاحب یہ بتائیے کہ اب چونکہ سپورٹ نہیں کر پا رہا ہائی کمیشن یا سفارتکار یا پاکستانی گورنمنٹ چلے اس میں کوئی رول نہیں بھی پلے کر پا رہی، تو اس میں وہاں کی این جی اوز یا جس طریقے سے آپ کی نیشنل فیڈریشن ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور بھی مختلف آرگنائزیشنز ہیں، وہ مل کے اپنے طور پہ آپ لوگ کیا رول پلے کر سکتے ہیں یا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سب مل کے؟ اور اس میں میڈیا کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے کہ اسلامو فوبیا کا خاتمہ کر سکیں ہم دوسرے آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے، میں جو 13 سال جو ہے جوش مسلم ڈائلاگ جو ہے کرتے رہا مانٹریال میں. ہمارے ساتھ 2-3 وقت ایسے ہوا ہے کہ جوش کمیونٹی پوری ہماری سپورٹ کری، 100% سپورٹ کری ہمارے کو. اور ہمارے جو ہے معاملات میں وہ لوگ ایون پرائم منسٹر کو خط لکھے، کمبائنڈ جوش اپیل والوں نے اور کینیڈین جوش کانگریس نے پرائم منسٹر کو ہمارے لیے خط لکھے. مصیبت یہ ہے عمر صاحب، مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں. ٹورانٹو میں اس وقت جو ہے کوئی تقریباً 80 آرگنائزیشنز ہیں، ہر ایک کی 1-2 منٹ کی آرگنائزیشن ہے.
ہم کیا کر سکتے ہیں بتائیے آپ. اور یہ کہ مصیبت یہ کہ ہائی کمیشن ہمارا نہیں کام کرتا کمیونٹی کے ساتھ. ہائی کمیشن کو ہم تھک گئے بول بول کے. منسٹرز آئے بولے, ہم ان کے سامنے جو ہے, میں خود جو ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش کیا, ان کے کوئی سننے والا تیار نہیں ہے ہمارے پاس, چونکہ یہ لوگ اپنے رسوخ سے آتے ہیں, ان لوگوں کو اپنا ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے, چلے جانا ہے. میں یہاں پہ 57 ایئرز میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ صرف 5 ہائی کمیشنز ایسے آئے ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ کام کیے ہیں اور جو کمیونٹی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے. یعنی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 1965 میں 1965 میں تو 63 میں آیا تھا, 65 سے آپ کو لے کے چلتا ہوں ہسٹری جو. اگر ہم مجبور ہیں ان چیزوں سے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کوئی چیز. انٹرویو تو دیتے ہیں وہ سب, میں کیا بولوں, اپنا ملک ہے, ہم کچھ نہیں بول سکتے, ہمارے ہائی کمیشن ہے, ہم کچھ نہیں بول سکتے, بولے تو شکایت ہوتی ہے. اور دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم اگر کوئی آفس ہوتا ہے ہمارے پاس, ایک سیکرٹری ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے سیکرٹری, آج کل ٹیکنیکل اتنی چیزیں ہو چکی ہے کہ آپ کو سیکرٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر سے بیٹھ کے پوری دنیا کو جو ہے ای میل بھیج سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ینگسٹرز بچے اتنے ہیں جو ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ان کو لے کے آنا, ان کو آرگنائز کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی بھی. بشیر صاحب, میرا لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آج تک اتنی ساری آرگنائزیشنز ہونے کے باوجود گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ نے ڈائریکٹلی رجوع کیا ہے, فورن آفس سے اسلام آباد میں, یا اس وقت شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہیں, ان کی نالج میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کینیڈین مسلم کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو کس حد تک دور محسوس کر رہی ہے کونسل خانوں سے یا ایمبیسی سے؟ یہ دیکھیے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کینیڈا جو ہے پیس لونگ کنٹری ہے, اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے کینیڈا کو بھول چکے ہیں. کینیڈا دیکھیے پرائم منسٹر جو کلارک جو تھے, he made a very very nice definition of Canada. Canada is the country of the immigrants. Canada is the society of these immigrants. That's what he said. تو ان لوگ جو ہے امیگرینٹس وہ کیے, ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ امیگریشن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی جگہ چلے آتے ہیں, پھر کبھی بھول جاتے کہ کمیونٹی کے ممبر ہیں وہ لوگ. نہیں ہو سکتا. ہم نے پرانے ہائی کمیشنز کو, پرانے کام, ایون جب کیا نام گوہر ایوب تھے اس وقت بھی ہم ان کو پیش کیے, کچھ نہیں ہوا. ہاں وہ سب کچھ بولتے ہیں, سب کچھ کرتے. اب یہ احسان اقبال وغیرہ جب تھے یہاں پر آئے تھے, ہم سب ان کو بولے ہر چیز, لیکن کوئی چیز نہیں ہوئی. وہ وہاں جا کے تقاریر کرتے ہیں, ہم یہ کر کے آئے, وہ کر کے آئے, یا کچھ نہیں کرتے صاحب. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. آپ کو پاکستانی کمیونٹی میں اب آپ یہ دیکھیے, یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ ہم پوری کمیونٹی, پورے کینیڈا میں جو ہے کم از کم 2 ملین پاکستانی ہے موجود, یا 1.5 ملین, 1.5 ملین تو ڈیفینیٹلی ہے. کوئی کھڑے رہ کے آواز نہیں کرے گا, متحد ہو کے نہیں کرے گا, کوئی جلوس نہیں نکالے گا, کوئی گورنمنٹ آف کینیڈا کو ایک لیٹر نہیں لکھیں گے. میرے کو پتا ہے اس چیز کا. میں خود نیشنل فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈین کا سیکرٹری ہوں کئی سال سے. کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آئیے کمیٹی میٹنگ کریں گے, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم تو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں, ہم وینکوور سے لوگوں کو بلانے کے لیے تیار ہیں, مگر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ لوگ جو ہے صرف یہ ہوتے کہ ان کو ہیڈ ٹیبل پہ بٹھا دے, کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہم لوگوں میں بھی ڈیفیکٹ ہے, یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہمارے میں ڈیفیکٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے کونسل جنرل یا ہائی کمیشن جو ہے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے. مشکل یہ ہے کہ ابھی ہمارے نئے ہائی کمشنر صاحب آنے والے 1-2 مہینے میں, آپ دیکھیے وہ بھی اے جی آفس میں کہیں کام کرتے تھے, ان کو بھیجا جا رہا ہے, وہ کس کے پتہ نہیں, رشتہ دار ہیں کیا. یہ لوگ نہیں کام کرتے عمر صاحب, ہم تو تھک گئے بول بول کے. کیا کریں گے؟ کونسل جنرل صاحب یہاں پہ نہیں ہوتے. کونسل جنرل صاحب صرف اسی وقت وہی لوگوں کو بیٹھتے ہیں جو صبح سے شام تک ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور جو بات چیت کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کمیونٹی کیا کرتی ہے. ہم تو گزر چکے ہیں یہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس وقت ہمارا کام ہے, پورے مسلمانوں کا کام ہے کہ جسٹن ٹروڈو کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور جسٹن ٹروڈو پہ پریشر کرنا چاہیے کہ بھائی وہ پارلیمنٹ میں کوئی ایکشن لے کے آئے. اگر میں آج دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اگر میں کھڑے رہ کے یہ بولوں کہ ہالوکاسٹ واز رانگ,
I will be jailed tomorrow. I will be jailed tomorrow, उमर साहब, मेरे पे एक्शन हो जाएगा। मगर ये कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए कुछ नहीं होता, ये नहीं कर सकते। इस वजह से कि अब जस्टिन ट्रूडो जो है पे हमको प्रेशर करना पड़ेगा कि नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आपने प्राइम कनाडा टीवी के लिए वक्त निकाला और कनाडा हाईलाइट के इस प्रोग्राम में आपने वो मुद्दा सामने रखा जो इस वक्त बेहद जरूरी था, और हम चाहते हैं कि ये बात फॉरेन ऑफिस से इस्लामाबाद तक भी पहुंचे और वो इस चीज को संजीदगी से सोचें, जिस तरह इमरान खान ने सऊदीया का ये एक मसला हल किया कि वहां पर भी लोगों को सेम यही प्रॉब्लम था कि कौंसल खाने और पाकिस्तानी एम्बेसी सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी कम्युनिटी से। इसी तरीके से इस मामले को भी, चाहे कनाडा हो या दीगर तमाम ममालिक हो, वहां पर हमारे सिफारतकार एटलीस्ट कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं। आई एम रियली थैंकफुल जनाब बशीर हुसैन साहब। इसी वाक़े के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे और कनाडा से ही हमारे साथ मौजूद हैं, कनाडा में बिजनेसमैन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, जनाब इफ्तिखार मिर्जा साहब इस वक्त हमारे साथ ओटावा से मौजूद है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मिर्जा साहब, क्या कहेंगे इस अंधोनाक वाक़े के हवाले से? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, हर आंख अश्कबार है और लोगों का दिल भी रंजीदा हुआ इस वाक़े पे। यकीनन ये एक बड़ा अंदोनाक वाक़या, और ये जो यहाँ पर ये जो परसेप्शन चल रही है ये उनके गवर्नमेंट लेवल पर भी खैर बहसीत पाकिस्तानी और मुसलमान और ह्यूमन राइट्स के तरफदार होने के नाते हम ये सोचते हैं कि ये है ये सिंपल हेट क्राइम नहीं है, ये एक टेररिस्ट एक्ट है। और जिसको प्रीमियर ओंटारियो का प्रीमियर डग फोर्ड भी और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी इसको एंडोर्स करते हैं कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है और वेल प्लान्ड एक्ट है। तो ये ऑल ऑफ सडन ये सिंपल रोड एक्सीडेंट नहीं है, तो ये एक टारगेटेड है अगेंस्ट इस्लामोफोबिया की, और लोगों के जहन में जो इस्लाम के खिलाफ ये जो प्रचार हो रहा है, उनके अंदर जो डिफ्यूज चीजें जो इनके अंदर इंजेक्ट की गई हैं, तो ये उनका रिजल्ट है कि ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। ये पहले इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी काफी यहाँ पर बड़े और छोटे इंसिडेंट हो चुके हैं, जैसे 2017 में क्वेबेक में एक मस्जिद में हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली बात का ये होता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जिनके पास या तो अनफ एविडेंस नहीं होते या वो फिर प्रोफेशनली इसको कलेक्ट नहीं करती, तो उसको अगर ये कोई वाइट मेल वगैरह हो इस तरह का, तो उसको वो डाइवर्ट कर देते हैं कि ये बंदा साइको है, ठीक है, उसके साइकोलॉजिकली उसके फैक्टर ले लेते हैं। इनफैक्ट ये होता वही है कि ये है टेररिस्ट एक्ट है और ये एक्सट्रीम हेट है मुसलमानों के खिलाफ। और इसके अलावा तो हम इसको किसी भी सतह पर इसको देख नहीं रहे, ओनली टेररिस्ट एक्ट। और पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी भी इसके अंदर जो है ना काफी गमो गुस्सा का शिकार है। तो मैं जैसे ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ और मेरी इवेंचुअली हमदर्दियाँ इस फैमिली के साथ भी हैं, बहसीयत है पाकिस्तानी भी, मगर यह कि कनाडा में मैं बहसीयत मुसलमान भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करूं। तो हमने एक प्रोग्राम कैंडल लाइट विजिल जो है ना, इसको हमने प्रोग्राम किया है। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम हम करेंगे मोस्ट लाइकली जो है ना, ये हमने सैटरडे का अनाउंस किया है। अगर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह हुई तो हम लोकल कम्युनिटी को अपडेट कर देंगे। तो उसके अंदर जो है ना हमें काफी फीडबैक जो है ना दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज की तरफ से, दूसरी कंट्रीज के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हमें काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। अब ये इस्लामोफोबिया का एक मुकम्मल शाखसाना है और इस पर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भी ये बात सामने आई और उन्होंने भी ये कहा कि इस किस्म के वाकयात को बिल्कुल भी कनाडा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? इस्लामोफोबिया का खात्मा कैसे किया जा सकता है? इस्लामोफोबिया का खात्मा तो ये जब तक पहली जिम्मेदारी होती है लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, जो भी यानी कि लोकल गवर्नमेंट से मुराद है जो कंट्री की गवर्नमेंट है या जिस भी गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, तो पहली बात यह है कि वो किस तरह इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स करते हैं। अगर कोई छोटा भी इंसिडेंट हो, ठीक है, जैसे ये मस्जिदों पर ये पेट्रोल बम फेंकना या वैसे तोड़-फोड़ करना, वेंडलिज्म करना, तो इस तरह के ये छोटे-छोटे वाकयात जो है ना ये इधर ये होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो जिनकी हम मजम्मत भी करते हैं। पुलिस भी इसमें अंदर हमारे साथ इन्वॉल्व होती है, तो वो भी आके सॉलिडरिटी वगैरह लोकल पॉलिटिशियन शो करते हैं। मगर ये बात सॉलिडरिटी से थोड़ी सी बढ़कर है कि जो भी बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व हो
तो उसको जीरो सिंपैथी के साथ उसको जो है ना वो उसका केस को प्रोसीड करें, आगे बढ़ाएं, और ये मेक श्योर करें कि वो बंदा सजा हासिल करे, और उसको उसी तरह जो है ना वो पेंट करे जिस तरह अगर कोई मुसलमान किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होता है तो उसके वो लिंक जोड़ देते हैं, इसके फला फला ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक का, तो उसका वो एक कंप्लीट नेटवर्क उसका बना देते हैं। तो इसी तरह ये जो लोग हैं इस्लामोफोबिया, इस्लाम के खिलाफ ये जो एक्शन करते हैं, तो इनके पीछे भी एक नेटवर्क है, मगर अनफॉर्चुनेटली ये नेटवर्क का ये एक्सपोजर नहीं करते, उसको उस तरह हाईलाइट नहीं करते। ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मीडिया भी इसमें मजम्मत करे और लाइटर वर्ड ना यूज करे इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कई टीवी चैनल देखे हैं कि जो मुसलमानों के इतना हक में नहीं है, तो वो इसको रिपोर्टिंग इस तरह कर रहे हैं कि ये कि जैसे सिंपल इंसिडेंट है, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट का इंसिडेंट है, तो रात गई बात गई, मगर ये कि उनको इस तरह करना चाहिए, पेंट करना चाहिए हक़ाइक़ के मुताबिक कि ये एक टेररिस्ट एक्ट है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। कनाडा एक पीसफुल कंट्री है जो हर बंदे के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की वो जमानत देता है, हमारी मजहबी आज़ादी की भी, हमारी राइट ऑफ स्पीच की भी इजाज़त देता है, उसमें कोई कदगन नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना, अगर कोई भी बंदा विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और कनेडियन लॉ की बाउंड्रीज के अंदर रहकर जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है, गवर्नमेंट उसके साथ है, हमारे राइट्स को इंश्योर करती है। उसके साथ साथ ये करना चाहिए कि जो इस तरह के जो वाकयात होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन और स्किन कलर, उनको अगर ये टेररिस्ट एक्ट है तो इनको भी उसी पैटर्न पर देखें जिस पैटर्न पर वो देखते हैं जबकि मुसलमान इसमें इन्वॉल्व होता है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, वो आपस में मिलके क्या किरदार अदा कर सकती है इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए? जी, इस पार्लियामेंट में तो ये लकीली हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं जो मुसलमान भी हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी बैकग्राउंड। तो मसला ये होता है कि पार्लियामेंट में ये होता है कि मेजॉरिटी डिसीजन के साथ पार्लियामेंट चलती है, और नॉट ओनली इन दी पार्लियामेंट बल्कि हमें आउट ऑफ द पार्लियामेंट भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर अपना वैसियत मुसलमान और वैसियत पाकिस्तानी रोल प्ले करना चाहिए, ताकि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, पार्टी की पॉलिसीज होती हैं, उसके अंदर जो है ना हम उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो क्रिएट कर सकें मुसलमानों के लिए। और डेफिनेटली लोग अपने तई और कलेक्टिवली और कोशिश भी करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं इस तरह, जैसे ये प्रोटेस्ट वगैरह पीसफुल प्रोटेस्ट मुख्तलिफ नौइयत के हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ये हम ये पिटिशंस वगैरह या पार्लियामेंटेरियंस को लेटर वगैरह भी हम लिखते रहते हैं टाइम टू टाइम, मगर अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट उनका होना चाहिए, जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो रिजल्ट अभी तक हमें मिल नहीं सका, क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, ठीक है, उनकी हमदर्दियां हमारे साथ होंगी मुसलमानों के साथ, मगर यह है कि उनके कुछ अपना दूसरा वोट बैंक भी होता है, तो उनको भी उन्होंने प्लीज करना होता है, तो इसलिए वो ओपन पॉलिसी इस तरह वो नहीं बनाती। कुछ पार्टियां हैं जो इसके ऊपर ओपन स्टैंड लेकर, यानी कि उनका कंटिन्यूअस ओपन स्टैंड होता है। तो इस वक्त ये जो स्पेशली ये इंसिडेंट हुआ है जो पाकिस्तान में सलमान फैमिली के साथ हुआ है, 74 टू 12 ईयर ओल्ड का, जो सारे जिन्होंने अपनी जान से हाथ धोए हैं, तो उसके ऊपर ये इस पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर ये सारी पार्टियां भी और ये कनाडा की सारी पार्टियां, तो वो सारी एक पेज पर है, मेन 3 पार्टियां, एनडीपी, लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी, तो ये सारी ऑन बोर्ड है और इसको एज ए टेररिस्ट एक्ट ही इसको ले रही है। वो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप में या मुख्तलिफ औकात कार में, कभी अमेरिका, कभी किसी और जगह, ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ चीजें तो चलती ही आ रही हैं और इसमें बतदरीज इजाफा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्या इसमें आप समझते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी मुस्लिम उम्मा एक होकर, यकजुबान होकर इसके लिए आवाज बुलंद करे और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म तक ये आवाज पहुंचाई? ये डेफिनेटली ये पहली बात तो यह है कि स्टेप जहां तक किसी मुल्क के लेने की सवाल है, तो वो जो भी मुसलमान ममालिक है उनको इसके ऊपर ओपन और बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। और जो न्यूजीलैंड में इंसिडेंट हुआ था, वो इंतहाई वो भी तकलीफ दे खबर थी, मगर उस पर देखें कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का एक्शन क्या था। ठीक है, वो राइट वे जैसे इंसिडेंट हुआ तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो विक्टिम्स के साथ वो खड़ी थी जाकर,
تو انہوں نے اپنی انکنڈیشنل پوری سپورٹ جو ہے نا وہ دی. تو اسی طرح یہاں کی گورنمنٹس کو بھی نہ صرف یہ سپورٹ دینی چاہیے تو ان کا تدارک بھی کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں ڈیفینیٹلی کہ مسلمانوں کو یہ یونٹی کے ساتھ یونائٹڈ نیشن میں یہ ایشو ریز کرنا چاہیے کیونکہ ہم مختلف جیسے میں پاکستانی اوریجن ہوں مسلمان ہوں تو اسی طرح دیگر مسلم ممالک کے لوگ بھی اس طرح یورپین کنٹریز میں نان مسلم کنٹریز میں بیٹھے ہیں جو اپنے ملک کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کا کیونکہ ہماری کنٹری آف جو اوریجن ہے یا اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اس ایشو کو ریز کرے یا اگر ہم بیرون ملک بھی بیٹھے ہیں تو ہماری پروٹیکشن کو انشور کرے. تو یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ افیکٹولی یونائٹڈ نیشن کے فارم پر اس کو ریز کریں اور اس کی لیجسلیشن کروائیں اور کنڈیمڈ کریں جس بعض کا یہ غیر ذمہ دارانہ بیان مختلف ملکوں کے سربراہان سے بھی مل جاتے ہیں جو نان مسلم ہیں تو ان کی بھرپور مذمت کریں. تو اگر یہ کوئی روڈ میپ اگر یونائٹڈ نیشن بنا لے تو بڑی اچھی بات ہے اور اس میں مین رول پلے کرنا پڑے گا مسلم ممالک کو کیونکہ اگر جیسے ایک قانون قدرت ہے کہ ایک بیمار بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا یا اس کو ایکسپریس نہیں کرے گا میری بیماری کیا ہے تو کیسے پتا چلے گا. تو افیکٹی ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ ہماری پرابلمس کو آبزرو کر کے یونائٹڈ نیشن کے فارم پر اٹھائیں. تو اگر وہ اٹھائیں گے افیکٹولی اٹھائیں گے اس کو ریپیٹڈلی اٹھاتے رہیں جب تک یہ رزلٹ جنریٹ نہیں کرتے تو اسی طرح ایک پروٹیکشن ہوتی ہے. اسلام کا ایک سافٹ کارنر جو ہے نا وہ آگے جاتا ہے کیونکہ اسلام بڑا پیسفل ریلیجن ہے. اگر قرآن پاک اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو قرآن پاک جو ہے نا یہ ایک پہلی جو ہے نا ایک ڈاکومنٹڈ بک ہے جس کے اندر جو ہے نا ہیومن رائٹس کی بھی چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی اس میں ہے. اس میں منارٹیز کے بھی رائٹ ہیں ویمنس کے بھی رائٹ ہیں چلڈرنس کے بھی رائٹ ہیں انڈیویجولس کے بھی رائٹ ہیں. تو یہ ایک بڑی بہت ایک واضح اور جامع کتاب ہے. ہمیں اس کا میسج جو ہے نا یہ دینا چاہیے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمارے رسول کا کیا پیغام ہے ان کا کیا طریقہ کار رہا ہے انہوں نے کیسے جو ہے نا اپنی زندگی گزاری کیسے انہوں نے محبت کا پیغام دیا. اور ہم ایک مسلمان ایک انتہائی پیسفل لیونگ اور دوسروں کی کیئر کرنے والی ایک مذہب اور قوم ہے. تو ہمیں اپنا یہ فیس پروجیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہر سطح پر. آپ نے وقت دیا پرائم کینیڈا ٹی وی کے لیے اور کینیڈا ہائی لائٹس میں آپ نے اس موضوع پر گفتگو کی. آئی ایم ریئلی تھینکفل. آج کینیڈا ہائی لائٹس کا دوسرا ٹاپک کووڈ سے متعلق ہے اور کووڈ کا اس وقت جو ویکسینیشن والا پیریڈ چل رہا ہے وہیں ساتھ ساتھ کیوبک اور مونٹریال میں بھی اور کیوبک کی دوسری سٹیز میں بھی کافی حد تک لاک ڈاؤن میں کمی آئی ہے اور نہ صرف کمی آئی ہے بلکہ ریڈ زون کا بھی خاتمہ کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایوریج نمبر آف کیسز جو ہیں وہ اب کم ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو مونٹریال میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور ایک بہت ہی ان کے لیے سازگار ماحول بنتا جا رہا ہے. اور جو اسپورٹس ایونٹس چل رہے تھے مونٹریال میں وہ اسپورٹس ایونٹس بھی جو ہیں اب ان پرسن طریقے سے انجوائے کیے جا سکیں گے. لیکن ساتھ ہی جو ہیلتھ ڈائریکٹرز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو خود سے احتیاطی تدابیر کو مزید اپنانا ہوگا, احتیاط رکھنی ہوگی, ماسک کا استعمال رکھنا ہوگا, فاصلہ بھی برقرار رکھنا ہوگا. لیکن ساتھ ہی جہاں انہیں یہ لیوریج مل رہا ہے وہیں اس کا اگر بیجا استعمال ہوگا تو یقینی طور پہ مونٹریال میں رہنے والے کینیڈینز اگین خدا نخواستہ اس کا شکار نہ ہوں لیکن انہیں خود بھی اس پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ویکسینیشن کے پروسیس کو جاتا ہے کیونکہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا. ویکسینیشن کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مزید اپڈیٹس آئی ہیں لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت کیوبک میں جو نمبر آف کیسز ہیں وہ کافی حد تک کم ہوئے ہیں اور تازہ اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں 24 گھنٹوں کے جس میں 194 نئے کیسز جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں 3 افراد جاں بحق بھی ہوئے ہیں, ان کی اموات ہوئی ہیں. کنفرم کیسز جو اب تک کیوبک میں ہو چکے ہیں ان کی تعداد 3,71,960 پہ جا پہنچی ہے اور دوسری جانب جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ 11,152 ہو چکی ہیں. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا, جب سے یہ کووڈ شروع ہوا ہے. اب تک اس وقت جو ہاسپٹل سے ملنے والی اطلاعات ہیں اس کے مطابق 265 افراد اس وقت داخل ہوئے ہیں اسپتال میں جبکہ آئی سی یو میں 58 افراد ہیں جن کی حالت خطرے میں بتائی جا رہی ہے. اور ویکسینیشن کے ڈوزز کا میں آپ کو بتاؤں کہ 24 گھنٹوں میں تقریباً
66,590 नए वैक्सीनेशन की खुराकें पहुंचा दी गई हैं अस्पतालों में और वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, जहां पे बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और रेगुलरली बुनियादों पर जो है वैक्सीनेशन दी जा रही है और सेकंड डोजेस भी फराहम की जा रही हैं। और इससे कबल मैं आपको ये भी बताऊं कि वैक्सीन के हवाले से जो एस्ट्राजेनेका और जो दीगर वैक्सीन्स थी उसमें ये एक बड़ा अबहाम पैदा हुआ था कि क्या दूसरी डोज भी वही इस्तेमाल होनी चाहिए जो पहली थी। तो गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर भी आ गई कि अगर एस्ट्राजेनेका या पी फाइजर या कोई दूसरी वैक्सीन भी आप सेकंड डोज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब तक तकरीबन 61,53,771 नंबर ऑफ डोजेस हैं जो अभी तक की इतलात के मुताबिक दिसंबर 2020 से आज की तारीख तक वैक्सीनेशन सेंटर और अस्पतालों में फराहम किए गए हैं और इन्हीं वैक्सीनेशन की बुनियाद पे काफी हद तक लोगों में सेहतयाबी का, रिकवरी का मरहला भी चल रहा है और कोविड से भी वो बच रहे हैं और प्लस कोविड का जो रेशो है वो कम होता जा रहा है। साथ ही क्यूबिक के अंदर ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब तकरीबन 18 साल तक के अफराद भी जो हैं वो अपने सेकंड डोज लगवा सकते हैं, सेकंड डोज हासिल कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने नई जो हिदायत हैं वो भी बता दी गई हैं। एलिजिबिलिटी का नया क्राइटेरिया जो है वो गुज़िश्ता मंडे से लागू हो चुका है 7 जून से और ये भी बताया गया है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से सिटीजन्स किस किस तारीख से एलिजिबल हो रहे हैं। तो क्यूबिक के वो तमाम तर रेजिडेंट्स जिनकी उम्र 80 बरस या उससे जायद हैं तो उनके लिए ये वैक्सीनेशंस के जो दूसरे डोजेस हैं वो 7 जून से शुरू हो चुके हैं और क्यूबिक के वो सिटीजन्स जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल से लेके 80 साल के अंदर हैं उनके लिए 8 जून से वैक्सीनेशन की दूसरी खुराकें दी जाएंगी, जबकि वैक्सीनेशन की दूसरी खुराकें उन लोगों के लिए जिनकी उम्रें 70 साल से 74 साल तक यानी 70 और 75 के दरमियान हैं, उन्हें 9 जून से वैक्सीनेशन की दूसरी खुराकें दी जाएंगी। और क्यूबिक के वो तमाम तर सिटीजन्स जिनकी उम्रें तकरीबन 65 साल से 69 साल यानी 65 और 70 के दरमियान में हैं, उन्हें 10 जून से कोविड की दूसरी डोजेस फराहम होंगी। फिर 60 साल से 64 साल तक के जो अफराद हैं उन्हें 11 जून से कोविड की सेकंड डोज फराहम की जाएगी और जो 55 साल से लेके 59 साल तक के अफराद हैं उन्हें 14 जून से यानी 14 जून से उन्हें वैक्सीनेशन की दूसरी खुराकें फराहम की जाएंगी। इसी तरह 50 साल से लेके 54 साल तक के जो अफराद हैं उन्हें 15 जून से उन्हें वैक्सीनेशन की दूसरी डोजेस फराहम की जाएंगी और 45 साल से 49 साल यानी 50 साल से कम 45 से 50 साल के दरमियान की जिन लोगों की उम्रें हैं उन्हें 16 जून से वैक्सीनेशन की सेकंड डोजेस फराहम की जाएंगी। इसी तरह 40 to 44 इयर्स तक के जो लोग हैं यानी 40 से 44 साल तक के जो अफराद हैं उन्हें 17 जून को सेकंड डोजेस मिलना शुरू हो जाएंगी, यानी 17 जून से उनका अमल शुरू हो जाएगा। 35 से 39 साल तक यानी 35 to 39 इयर्स तक 18 जून से वैक्सीनेशन के डोजेस हासिल कर सकेंगे, ये सेकंड डोजेस हैं। और 30 से 34 साल तक के जो अफराद हैं उन्हें 21 जून से वैक्सीनेशन के डोजेस फराहम किए जाएंगे, सेकंड डोज उन्हें तब से मिलेगी। सेकंड जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू होगा 25 से 29 साल वाले अफराद के लिए उनकी तारीख 22 जून बताई गई है और 23 जून से 18 से 24 साल तक के अफराद यानी ये नौजवान तबका अपने लिए सेकंड डोजेस हासिल कर सकता है। और ये क्यूबिक के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स, अस्पताल और मेडिकल पॉइंट्स पे या मेडिकल जो फैसिलिटेशन सेंटर्स होंगे वहां पर ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जारी है। अपॉइंटमेंट लेकर जो है ये काम किया जा सकता है। कनाडा हाईलाइट में अब हम आपको बताएं कि कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान वैनकूवर जानबाज खान की जानिब से एक बहुत ही खुशआइंद अमल का आगाज हो रहा है। पाकिस्तानी कैनेडियन कल्चर एसोसिएशन कैलगरी कनाडा ने रवां साल मौसम गर्मा में पाकिस्तानी कैनेडियन नौजवानों के लिए जून से अगस्त तक सहमाही में यूथ कल्चरल प्रोग्राम मनाने का फैसला कर लिया है और प्रोग्राम का इफ्तिताह कौंसल जनरल पाकिस्तान वैनकूवर जानबाज खान ने किया, जिन्होंने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ की जानिब से मुबारकबाद भी दी और नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया और इस उम्मीद का इजहार किया कि 3 माह पर मबनी सकाफती मेले से कैनेडियन पाकिस्तानियों को अपनी सकाफती विरसे, जुबान, खानों, खेल, मौसीकी, फनून और दीगर सकाफती पहलुओं से आगाही मिलेगी। 3 माह तक चलने वाला ये सकाफती मेला तकरीबन 13 हिस्सों पर यह मुश्तमिल होगा, जिनमें से 4 सेशंस उर्दू लिखने और पढ़ने के लिए भी मुख्तस किए गए हैं और दीगर मसनूआत के हवाले से भी इसमें हम आपको बताएं कि दीगर मसनूआत के हवाले से भी इसमें सेगमेंट्स शामिल हैं। जबकि दीगर मसनूआत में पाकिस्तान का तारुफ, सकाफती रिवायात, फेस्टिवल से पाकिस्तानी खाने पकाने की रिवायात, पाकिस्तानी फन और मौसीकी, पाकिस्तानी मुशायरा और उनके शोरा के जो कारनामे हैं, पाकिस्तान में बोली जाने वाली जुबानें, कैनेडियन और पाकिस्तानी शनाख्त में तवाजुन कायम रखने समेत पाकिस्तानी कैनेडियन के मुस्तकबिल के लिए
विजनरी मसनूआत यानी विजनरी सेगमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। कनाडा हाईलाइट में अब हम आपको बताएं रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये एक खास खबर है कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए काबिल एतमाद, महफूज और मुनाफा बख्श और बैंकारी की इसमें तमाम तर सहूलियात और सॉल्यूशंस मौजूद हैं और सरमायाकारी का तरीका भी इसमें भरपूर अंदाज में पेश किया गया है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए चलाए गए RDA में 170 मुमालिक के तकरीबन 1,60,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अब तक 1.25 बिलियन यानी $1.25 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी कर ली है। ये एक बड़ी खबर है कि $1.25 अरब की ये सरमायाकारी हो चुकी है, जो पिछले साल बैरून मुल्क मुकीम 9 लाख पाकिस्तानियों के जरिए हुई। ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा के इश्तराक से हबीब बैंक लिमिटेड के जेर एहतमाम एक वेबिनार के दौरान बताई गई और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़, सदर HBL मोहम्मद औरंगजेब और मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक की जानिब से सैयद इरफान अली और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO फर्रुख खान, कौंसल जनरल पाकिस्तान टोरंटो अब्दुल हमीद और कौंसल जनरल पाकिस्तान वैनकूवर जांबाज खान पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान मॉन्ट्रियल के कौंसल जनरल ने भी इसमें शिरकत की। ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी हाई कमीशन के इश्तराक से होने वाले इस वेबिनार में बताई गई और साथ ही आपको ये भी बताएं कि वेबिनार से खिताब करते हुए कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर यह जोर दिया है कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत पेश की जाने वाली मराहत से भरपूर फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के 10 महीनों में जो RDA हैं उसमें 1.25 बिलियन अमरीकी डॉलर तक की सरमायाकारी और बैरून मुल्क मुकीम 24.2 बिलियन अमरीकी डॉलर वतन वापसी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुआशी पॉलिसियों और मुख्तलिफ इक़दामात के लिए उठाए गए एतमाद की सतह की वाज़े अलामत है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत के जरिए मालियाती शोबे को भी मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इजरा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों तक पहुंचने के लिए वजीर आजम इमरान खान का एक विजन और बैरून मुल्क पाकिस्तान मिशन के साथ उनकी हालिया बातचीत और उसके बाद के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के सरबराहान से मामूल की मुताबिक गुफ्तगू में रहने के बाद ये तमाम तर प्रोसेस अमल में आया है और अब ये एक प्रैक्टिस बनती जा रही है और इसका मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को यह एतमाद दिलाना था कि हुकूमत ने कौमी तरक्की में उनके ताउन की गहरी दिलचस्पी को देखते हुए उनकी देखभाल का भी एक इंदिया दिया है और ये जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन कनाडा और इसके तमाम कौंसल खाने पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत करने और उन्हें हर परेशानी से पाकिस्तान कौंसलर के तौर पर खिदमत फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। वेबिनार के हवाले से आपको मजीद भी बताएं कि वेबिनार के दौरान ये नोट किया गया था कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए जमा किए गए 1.25 बिलियन अमरीकी डॉलर में से 800 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक जो रकम है वो स्कीम के तहत दस्तयाब बेहतरीन मार्केट रेट की वजह से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में लगाई गई है और इस बात का यकीन दिलाया गया है कि RDA सरमायाकारी एक महफूज और मुनज़्ज़म तरीका है और इसे कामयाबी से हमकिनार भी किया जाएगा। अब हम कनाडा हाईलाइट में एक और स्टोरी शामिल करेंगे और कंजर्वेटिव शैडो मिनिस्टर ट्रेसी ग्रे के हवाले से ये स्टोरी है, लेकिन स्टोरी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो सॉफ्ट वुड है उसका जो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कनाडा की जानिब से बनाया गया है उसमें अब कनाडा को अपना फायदा दिखाई नहीं दे रहा है और इस पर शैडो मिनिस्टर की जानिब से बयान जारी हुआ है। कंजर्वेटिव शैडो मिनिस्टर हैं ट्रेसी ग्रे, उन्होंने बरामदात को फरोग देने और बैनुल-अक़वामी तिजारत के वजीर और कंजर्वेटिव क्यूबिक के पॉलिटिकल लेफ्टिनेंट रिचर्ड मार्टल ने कनाडा की लकड़ी पर महसूलात के मुजव्वजा 2 गुना होने पर यानी डबल हो जाने पर अमरीकी हम मनसबों से बात करने में नाकाम होने के बारे में बता दिया है और गुज़िश्ता माह अमरीकी इंतजामिया का यह फैसला कि वो कनाडा के सॉफ्ट वुड की लकड़ी पर ड्यूटी लगाने का इरादा रखता है, इससे वो कनाडा के जंगलाती यानी जो फॉरेस्ट में काम करते हैं लोग उनके लिए तबाहकुन करार दिया है और कनाडा के शहरियों के लिए उनकी जिंदगी को मजीद नाकाबिले बर्दाश्त बनाने के मुतरादिफ भी करार दिया है। जबकि ये उन्होंने कहा कि एक तबाहकुन ऐलान है, ये उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फॉरेस्ट में काम करने वाले कारकुन इससे काफी मुतासिर होंगे और कनाडा के कंजर्वेटिव की जानिब से ये जाहिर किया गया है कि इसमें जो कन्वर्सेशन थी उसमें ये नाकामी है, लिहाजा फौरी तौर पे इसमें कोई अमली पेशरफ्त होनी चाहिए और ट्रेड कमेटी के हंगामी इजलास को भी तलब किया गया।
اس میٹنگ میں, اس اجلاس میں وزیر تجارت نے جواب دینے سے انکار کیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے سافٹ امریکن ووڈ پر ٹیرف میں اضافے کو روکنے کے لیے اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ کوئی صحیح بات نہیں کی, اور آسان سوالوں کے جوابات دینے میں ان کی ناکامی سے جو فارسٹ امپلائرز ہیں یا جو فارسٹ کے لیبر ہے اس کو صرف اب یہی نتیجہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ وزیر جو ہیں وہ مجوزہ اضافی محصولات کو ختم کرنے کے لیے اپنے امریکی ہم منصب تک پہنچنے میں یا اس کنورسیشن اور اس ڈیل میں ناکام ہو چکے ہیں. کینیڈین اور جو لیبر ہے فارسٹ میں کام کرنے والی, وہ اس لبرل حکومت کی جانب سے کینیڈا کی ملازمتوں کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے. کینیڈین یہ توقع رکھتے ہیں کہ سنگین خدشات کے اس دور میں اور اس پورے سنگین مسئلے کو دور کرنے کے لیے کی جانے والی ٹھوس کارروائیوں کو سنا جائے گا, لیکن اس کے بجائے لبرل حکومت کے ٹوٹے وعدوں اور ناکامیوں کی وجہ سے انہیں ایک بار پھر مایوسی کا سامنا ہے اور انہیں انکار کر دیا گیا ہے. اگر کینیڈین ایسی حکومت چاہتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر کینیڈا کے کارکنوں اور کینیڈا کے لیے کھڑی ہو, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس اب لبرل نہیں بلکہ ان کے پاس جو آپشنز اب بنتے ہیں وہ کینیڈا کے کنزرویٹوز کے بنتے ہیں. اب ہم کینیڈا ہائی لائٹ میں ایک اور افسوسناک واقعے سے متعلق یہ سٹوری ہے جسے ہم شامل کر رہے ہیں, اور اس پورے واقعے نے نہ صرف کینیڈا بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا. بالخصوص کینیڈا میں رہنے والے لوگ, کیتھولک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اور وہ تمام تر افراد جو کہ ایک ایسے اسکولنگ سسٹم کو جو کہ ریزیڈینشل بیسس پر قائم ہوتے ہیں, جہاں پہ ہاسٹلز بھی ہوتے ہیں یا ریزیڈنٹس پہ قائم ہونے والے ان اسکولز کو مناسب سمجھتے تھے, اب ان کے پاس اس کو مناسب سمجھنے کے جواز باقی نہیں رہے. کیونکہ سٹوری ہے گزشتہ ہفتے پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق جس میں برٹش کولمبیا میں ایک ایسے گھر کی یا ایک ایسے اسکول کی دریافت ہوئی جس میں تقریباً 215 یا اس سے زائد بچوں کی مطلب مردہ ہو جانے والے بچوں کی باقیات ملی, اور اس کے بعد بہت افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اور کس زمانے میں یہ تمام تر صورتحال رونما ہوئی. تو جو وہ لوگ جو اس وقت بچے تھے یعنی اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں, ان سے جب وہ دریافت کیا گیا اس اسکول کے بارے میں اور جب پتہ لگوایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کے جو اسکولز تھے جو ریزیڈنٹس پہ قائم تھے یا جو چرچ میں اسکولز بنائے جا رہے تھے, اور یہ واقعہ بھی جو جوڑا گیا ہے 1979 سے اس کو مشروط کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی اس قسم کے کئی اسکول سے جن کی اب باقیات کا ملنا مشکل ہے, لیکن وہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہوئے کہ وہاں پہ بچے جاں بحق ہو گئے, اور ان بچوں میں بیشتر کی عمریں 3 سال سے بھی کم تھیں. یہ ایک افسوس کا امر ہے ہیومینٹی کی بنیاد پر, اور بچوں کے حوالے سے جو ہے یہ ایک بہت ہی ایسی خبر ہے جس نے دل دہلا کے رکھ دیے پورے کینیڈا میں, اور پورے کینیڈا میں ہی تمام ہی پروونس میں, تمام پروونسز کے ہر شہر میں ان بچوں کی یاد میں مختلف یادگاریں بنائی گئیں, اور وہاں پر ان کے لیے پھول رکھے گئے, اور بہت سی جگہوں پہ علامت کے طور پہ جو بچوں کے اسکول شوز ہوتے ہیں, بچوں کے جو چھوٹے شوز ہوتے ہیں, چھوٹے سائز کے شوز رکھے گئے اور ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا. لیکن یہاں پہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا, ایک نئی ڈیبیٹ پیدا ہو گئی کینیڈا کے حوالے سے, اور وہ ڈیبیٹ یہ پیدا ہو گئی کہ آج کی تاریخ میں جو ریزیڈینشل اسکولز قائم ہیں وہ کس حد تک سیف ہیں, اور کیا ان کے حوالے سے جو کیتھولک چرچ اپنی رائے رکھتے ہیں وہ اس پر اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. اس پہ مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی اور میڈیا ہاؤسز نے اس پہ گفتگو بھی کی. تو کچھ اس میں جو پاپس ہیں یا جو چرچ کے منتظمین ہیں ان کی جانب سے ایک طریقے سے اپالوجی بھی کی گئی اس تمام تر واقعے پہ, اور اس واقعے کی صورت میں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی پیدا ہو گئی. تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیملوپس برٹش کولمبیا میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کے بعد جہاں پورا کینیڈا ان بچوں کی یاد میں سوگوار ہے, وہیں آنے والے دنوں میں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے, کوئی ریزیڈینشل اسکول پر ایسی صورت نہ ہو, اور وہ لوگ جو ہوم ایجوکیشن کو پذیرائی دیتے تھے یا وہ بہت بہتر سمجھتے تھے ان کے بھی پوائنٹ آف ویوز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں اب ایک SOP کے تحت ہونی چاہیے, اور اس پر کینیڈین پولیٹیشنز بہت غور و خوض کے ساتھ سوچ رہے ہیں, اور اس کے لیے اب باقاعدہ حکمت عملی طے کی جائے گی. آج کینیڈا ہائی لائٹ میں ہم کچھ سٹوریز پاکستان سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, کیونکہ پاکستان میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ, ایک حادثہ رونما ہوا ہے, اور گھوٹکی جو کہ سندھ کا ایک شہر ہے وہیں پھاٹک کے قریب ریل کے اس حادثے میں
बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान में इस वाक़े पर शदीद मजम्मत भी की जा रही है। और इजहार मजम्मत के साथ साथ रेलवे हुक्काम से जो है इस हवाले से तलब किया जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है कि क्यों ये वाक़या पेश आया। घोट की ट्रेन हादसे में मजीद अफराद जाँ बहक हो रहे हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है और अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 65 तक जा पहुंची है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे के 100 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है और इसी बुनियाद पे ये जो डेथ रेशो है ये बढ़ने का मजीद खतरा पैदा हो चुका है। इसमें लोधरा के 2 सगे भाई, उनकी वालदा और कजन भी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। और इसके अलावा जो जाँ बहक अफराद हैं, जब उनकी मैयतें उनके आबाई इलाकों में पहुंची हैं तो इलाकों में कोहराम मच गया, सफ़े मातम बिछ गई। और इसमें एक मामू और भांजे की जब मैयत पहुंची तो उस पर शदीद कोहराम मचा और वो उन दोनों का ताल्लुक सरदार वाला से था, जो कि पंजाब का एक इलाका है। हादसे में जाँ बहक 2 कमसिन बताया जा रहा है कि बच्चे थे जिनका नाम मोमिन और हादी था, उनकी शनाख्त हो गई है और दोनों बच्चे मां के साथ कराची से फैसलाबाद जा रहे थे। और लोधरा से ताल्लुक रखने वाले शहबाज और उसकी बीवी और 2 बच्चों की लाशों की भी शनाख्त हो गई, जबकि बिहाड़ी के रिहायशी हुजूर खान की बीवी, बेटी और ससुर भी इसमें जाँ बहक हो गए। इस हादसे में जो सबसे अफसोसनाक अमर है वो ये है कि जो अफराद जाँ बहक हुए हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ थे और वो कोई एक शख्स नहीं जाँ बहक हुआ, तमाम का तमाम खानदान जो बुगियों में मौजूद था वो जाँ बहक हो गए। और बहुत बुरी कंडीशन में जो है उनकी जब लाशें आबाई इलाकों में पहुंची हैं तो लोगों ने ना सिर्फ अफसोस किया बल्कि एक कोहराम मच गया और एक बहुत ही अफसोसनाक अमर सामने आया और लोगों ने जो है इस पर काफी हद तक गमजदा भी हुए और अपनी जानिब से गम गुस्से का भी इजहार किया। हुजूर खान की जानिब से उसको बताया गया कि उसका खानदान जो कि कराची से खानेवाल जाते हुए इस हादसे का शिकार हुआ है और उसका एक कमसिन बेटा सुबहान लापता है। ये छोटा गोद का बच्चा है जो इस हादसे में लापता हो गया है, ना उसकी लाश अभी तक मिली है और ना ये मालूम हो सका है कि उस बच्चे को कोई उठा के ले गया है या न जाने उसको किसी ने उठा लिया है या किडनैप हुआ है या व्हाटएवर जो भी मामला हुआ, लेकिन अभी तक इस बच्चे के हवाले से कुछ नहीं पता लग पा रहा। रिलीफ ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीबन 8 से 10 ट्रेनें इस फाटक से जिन्हें मजीद बाद में गुजरना था उन्हें भी जो है रोक दिया गया है और अब दूसरा उन्हें ट्रैक जो है फराहम किया जाएगा, लेकिन अभी तक ट्रेन की जो आमदोरफ्त है वो मुअत्तल हुई है। तमाम स्टेशन इससे मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब जो डीएस सखर हैं तारिक लतीफ, उनकी जानिब से बताया गया कि ट्रेन हादसे के मकाम पर रिलीफ ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया और जाए हादसा से इंजन और 17 जो कोचेस थी यानी जो बुगियां थी उनको उठा लिया गया है और उसके बाद अप एंड डाउन ट्रैक बहाल किया जा रहा है। और जैसे ही ट्रैक बहाल होगा तो उसको जैसे ही इन्हें हुक्म मिलेगा तो उस ट्रैक पर से फिर ये मजीद ट्रेनों को गुजारेंगे, लेकिन ताहाल इस ट्रैक को अभी बंद किया हुआ है। डीएस रेलवे ने ये भी बताया कि 29 घंटों के तातुल के बाद रेलवे ट्रैक पर मामूल के ट्रैफिक को लाने की कोशिश की जा रही है और इसे अनकरीब बहाल भी कर दिया जाएगा। और जो ट्रेनें इतवार की रात से रुकी हुई थी अब उन्हें उनकी मंजिल मकसूद की तरफ भी रवाना किया जाएगा और मुतासिर इस ट्रैक को जो है मजीद इस पे कुछ काम भी होना है बहाली का, उसको मुकम्मल होने के बाद उसकी चेकिंग होने के बाद इसे छोड़ा जाएगा। इस ट्रेन हादसे का जो असल जिम्मा और जो कसूरवार ठहराया जा रहा है वो वजारत रेलवे को ठहराया जा रहा है और आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जिम्मेदारों को करारे वाकई इसमें सजा दी जाए, इसे सिर्फ एक हादसा कह के फरामोश ना किया जाए। आज कनाडा हाईलाइट में इख्तिताम पर हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के हवाले से आपको बताते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि भावलपुर में वाक़ है, यहाँ जंगली हयात आज़ादाना माहौल में घूमते फिरते हैं और तलबा की तहकीक के साथ साथ सयाहों को भी उन्हें करीब से देखने का मौका मिल जाता है। और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर जो कि चोलिस्तानी खित्ते में वाक़ है और ये शायद मुल्क का वाहिद इदारा है जहां मुख्तलिफ उलूम पढ़ाने के साथ साथ जंगली हयात के लिए भी कुदरती माहौल फराहम किया गया है। शेख ज़ैद वाइल्ड लाइफ सेंटर में हिरन, ऊंट, मुख्तलिफ परिंदे और दीगर जंगली हयात आज़ादाना तौर पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं और ये जंगली हयात यहाँ बच्चे भी देते हैं और ये उनकी नस्ल भी बढ़ जाती है। और इस जामे में मछलियों को पालने के लिए फिश फार्म भी तामीर किया गया है और कहा गया है कि इसमें मुख्तलिफ अनवा अक़साम की मछलियां भी दस्तयाब हैं, देखी जा सकती हैं। मगर सबसे ज्यादा दिलचस्पी का बायस ये जंगली हयात हैं जो बिल्कुल यूं घूमते फिरते और ये कुदरती जंगल में जैसे मौजूद हों बिल्कुल इस तरीके का मंजर पेश करते हैं। और ये जंगली हयात अब इंसान दोस्त भी बन गए हैं, यानी इंसानों को देखकर डरते भी नहीं क्योंकि इनको अब अपना तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता है। और खुसूसी तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में इस जंगली हयात के लिए बनाए गए जो केजेस हैं या जो मकामात हैं उसका दौरा भी किया जाता है और यहाँ पर हिरन
بے شمار دکھائی دیتے ہیں, ہرن کے بچے بے شمار دکھائی دیتے ہیں, اور یہ ہرن نہایت آزادی سے اچھل کود کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. جامعہ بہاولپور کے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محمود نے یہ بتایا ہے کہ چولستانی خطے میں جنگلی حیات کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ بھی مل کر ان جنگلی حیات کے تحفظ کو بہتر بنا رہے ہیں, اور ان کی نسل بڑھانے اور ان کے ذریعے سیاحت کو بھی فروغ دینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جنگلی حیات کے لیے جنگل کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اس لیے ان کا عملہ دن رات محنت کر کے چولستانی خطے میں ایسے پودے لگا رہے ہیں جو کم پانی میں بھی خشک نہ ہو اور جنگل بننے میں بھی آسانی پیدا ہو. اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں جنگلی حیات کی یہ مسکن جو ہے ایک طرف سے ایک متعلقہ شعبے کے طلبہ و طالبات کو تعلیم و تحقیق کا موقع بھی فراہم کرتی ہے, تو دوسری جانب سیاحوں کو بھی انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے, جو کہ قابل ستائش عمل ہے. کینیڈا ہائی لائٹس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کو چانٹا پڑا ہے, منہ پر تھپڑ مارا گیا ہے, اور فرانس میں ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ایک سرکاری دورے پر فرانس کے ہی ساؤتھ ایسٹ کے ریجن ڈروم میں موجود تھے, اور جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے, ویلکم کہنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں موجود تھے. وہ لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں سے ابھی وہ ہاتھ ملا ہی رہے تھے, پہلے ہی ان کا مصافحہ تھا, تو جیسے ہی انہوں نے پہلے شخص سے مصافحہ کیا اور ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کی اور ہینڈ شیک کیا بھی, اسی دوران اس شخص نے ان کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس کے صدر کو کس حد تک زوردار یہ تھپڑ پڑا ہے, اور ان کے اپنے ہی فرانسیسی شہری کی جانب سے یہ تھپڑ مارا گیا ہے. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تھپڑ مارنے والے شخص کو اور اس کے ایک اور ساتھی کو حراست میں لے لیا ہے, اور تحقیقات اس وقت شروع کر دی گئی ہیں. لیکن فرانس کے صدر جو کہ اپنے مختلف بیانات کی بنیاد پر اکثر و بیشتر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اور خبروں میں شامل رہتے ہیں, اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی ان کے سٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں مسلمان بے حد ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہیں. اور دوسری جانب فرانس کے صدر کو تھپڑ پڑنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی, اور لوگوں نے اس پر اپنی مختلف رائے بھی دی ہے اور مختلف تجزیے اس وقت جاری ہیں. آج کینیڈا ہائی لائٹ سے فی الحال اتنا ہی. کینیڈا سے متعلق کوئی بھی خبر آپ نے دیکھنی ہو تو پرائم کینیڈا ٹی وی دیکھتے رہیے. محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.